Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपेटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है मीनिंग्स एंड यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस फॉर एक्सरसाइज 3। तो आइए आज का वीडियो मीनिंग्स एंड यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस के लिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रेपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड को तीन मीनिंग्स में या थ्री मीनिंग्स के लिए बिहाइंड प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है। एक तो पोजीशन के अर्थ में या पोजीशन के मीनिंग्स में यूज किया जाता है, जहां पर इसका मीनिंग होता है एट द बैक ऑफ, यानी मींस जहां भी बिहाइंड लिखा होगा और वो अगर पोजीशन के मीनिंग में है तो वहां उसका मीनिंग एट द बैक ऑफ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द हिल्स आर बिहाइंड द क्लाउड्स, तो यहां पर बिहाइंड का अर्थ है एट द बैक ऑफ द क्लाउड्स। बिहाइंड द क्लाउड्स का मतलब है एट द बैक ऑफ क्लाउड्स, एट द बैक ऑफ द क्लाउड्स। तो या हिंदी में कहें तो बिहाइंड का अर्थ है पीछे। देयर इज अ पार्क बिहाइंड माई हाउस मीन्स देयर इज अ पार्क एट द बैक ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे एक पार्क है, पार्क। तो यहां पर बिहाइंड का अर्थ के पीछे या एट द बैक ऑफ के मीनिंग में सबसे पहला मीनिंग है बिहाइंड का, इस मीनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा मीनिंग है बिहाइंड का जिसके लिए प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन के लिए, या कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए भी बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। और यहां इसका मीनिंग होता है लेस देन। कंपैरिजन में यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है लेस देन, मीन्स अगर कहीं बिहाइंड तुलना करने में आ रहा है या कंपैरिजन के लिए आ रहा है तो वहां उसका मीनिंग होगा लेस देन। इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड डेवलप्ड कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मीन्स इंडिया इज नॉट फार लेस देन डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहां बिहाइंड का मतलब है इज नॉट फार लेस देन डेवलप्ड कंट्रीज, तो यहां पीछे नहीं है। हिंदी में तो पहले अर्थ में भी इसका अर्थ पीछे ही है, दूसरे में भी इसका अर्थ पीछे ही है और तीसरे अर्थ में भी इसका अर्थ हिंदी में तो पीछे ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो पीछे का अर्थ है तीनों जगह बदल जाता है। एक में पीछे का अर्थ मतलब एट द बैक होता है, दूसरे में पीछे का अर्थ कुछ और होता है, लेस देन होता है, और तीसरे में पीछे का अर्थ सपोर्ट होता है। तो तीसरा है इन फेवर ऑफ और सपोर्ट ऑफ। तो सपोर्ट ऑफ इन फेवर ऑफ मतलब के पीछे होता है। जैसे द होल नेशन इज बिहाइंड इट्स आर्मी, तो पूरा नेशन आर्मी के पीछे है या होता है। तो लेकिन यहां पर बिहाइंड का मतलब क्या है? पीछे। पीछे का मतलब सपोर्ट ऑफ, इन फेवर ऑफ और इन सपोर्ट ऑफ। तो द होल नेशन इज बिहाइंड इट्स आर्मी मतलब होल नेशन इज इन सपोर्ट ऑफ, इन फेवर ऑफ और इन सपोर्ट ऑफ इट्स आर्मी। अपने देश की मतलब अपने देश की सेना के पीछे है। इन फेवर ऑफ और चलो यहां से हटा ही देते हैं बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द होल नेशन इज इन फेवर ऑफ इट्स आर्मी और द होल नेशन इज इन सपोर्ट ऑफ इट्स आर्मी, ये कहेंगे। तो दैट वाज द मीनिंग। तो इस तरह से बिहाइंड का प्रयोग होता है। दूसरा प्रेपोजिशन है बिसाइड। तो बिसाइड का जो अर्थ है यहां पर वह देखिए, बिसाइड तीन अर्थों में यहां पर यूज होता है। एक तो है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मीन्स बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है के बराबर में या की बगल में हिंदी में। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ। बिसाइड हिज वाइफ का मतलब है बाय द साइड ऑफ हिज वाइफ, या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट टू हिज वाइफ। और हिंदी में कहेंगे कि वह अपनी पत्नी के बराबर में यानी बगल में बैठा हुआ है। दी हट इज बिसाइड द रिवर। बिसाइड द रिवर का मतलब है बाई द साइड ऑफ द रिवर या फिर नेक्स्ट टू द रिवर। और हिंदी में कहेंगे तो नदी के बराबर में या नदी की बगल में ही झोपड़ी है, यह कहेंगे। तीसरा है नॉट रेलेवेंट टू। नॉट रेलेवेंट टू मतलब नॉट रेलेवेंट टू मतलब
नॉट अप टू द मार्क या नॉट प्रॉपर, ऐसे कहेंगे. योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट. बिसाइड द पॉइंट मीन्स नॉट अप टू द मार्क ऑफ द पॉइंट, या फिर नॉट रेलेवेंट टू द पॉइंट. मीन्स आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट एंड पॉइंट इज डिफरेंट. तो और लेकिन यहां पर कहेंगे मतलब बिसाइड का मतलब यहां कहेंगे अलग से अलग, एकदम बिसाइड. तो अभी हमने बिसाइड का पढ़ा. नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ, इन कंपैरिजन और विद. इन कंपैरिजन विद, बिसाइड योर अर्लियर परफॉर्मेंस. तो यह बिसाइड योर अर्लियर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? इन कंपैरिजन विद योर अर्लियर परफॉर्मेंस, और हिंदी में कहेंगे की तुलना में. यानी बिसाइड योर अर्लियर परफॉर्मेंस यानी तुम्हारे पहले परफॉर्मेंस की तुलना में, या फिर हम कहेंगे इन कंपैरिजन विद योर अर्लियर परफॉर्मेंस, तो भी हिंदी में कहेंगे तुम्हारे पहले परफॉर्मेंस की तुलना में. दिस इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट. अब जो है यह काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है, इस तरह से कहेंगे. नॉट रेलेवेंट टू, ये मैंने अभी इससे पहले बताया. नॉट रेलेवेंट टू मीन्स डिफरेंट, मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट, मतलब इट इज नॉट यूजफुल इन दिस मैटर. योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट. बिसाइड द पॉइंट मीन्स फार फ्रॉम द पॉइंट. इट इज नॉट relevant to the point, means it cannot be, means point is different and your argument is something different, means there is no match with your argument and point. तो इस तरह से not relevant to के अर्थ में भी, यानी कि मतलब से अलग है. तो यहाँ एक तो होता है beside का मतलब के बगल में, दूसरा होता है की तुलना में, और तीसरा होता है कि मतलब से अलग, डिफरेंट है. तो इस अर्थ में होता है. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब है यहां इन एडिशन टू. तो इन एडिशन टू देयर आर 9 स्टूडेंट्स हियर बिसाइड्स द टीचर. तो यह इन एडिशन टू का मतलब होता है एक्स्ट्रा फ्रॉम, के अतिरिक्त. तो देयर आर 9 स्टूडेंट्स हियर बिसाइड्स द टीचर, मीन्स टीचर के अतिरिक्त. तो यहां पर बिसाइड्स का मतलब बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त. एंड इसके बाद है वी कैन नॉट गो. वी कैन नॉट गो, हम नहीं जा सकते. वी हैव नो टॉर्चेस, हमारे पास टॉर्चेस नहीं है. हमारे पास टॉर्चेस नहीं है. बिसाइड्स इट इज रेनिंग. एंड यहां बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब इसके अतिरिक्त भी क्या हो रहा है? इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग. सो इसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा भी क्या हो रहा है? रेनिंग. तो इट इज रेनिंग. तो इस तरह से. नेक्स्ट इज फोर्थ. फोर्थ इज बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन और अमंग के क्या क्या प्रयोग हैं देखिए. बिटवीन प्लस टू पीपल और थिंग्स. तो बिटवीन का मतलब यूजुअली हम बीच में लगाते हैं, के बीच में. बिटवीन का हिंदी लगाते हैं के बीच में, मतलब बिटवीन मतलब इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडल ऑफ ए एंड बी, इसको हम कहते हैं बिटवीन. तो व्हेन समथिंग इज सेंट्रल पॉइंट, तब हम इसको कहते हैं, ए एंड बी के बीच में कोई सेंट्रल पॉइंट है तो हम उसको बिटवीन कहते हैं. लेकिन बिटवीन का प्रयोग क्या क्या है देखिए. बिटवीन प्लस टू पीपल और थिंग्स, यानी बिटवीन टू पीपल और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, यूजुअली सभी जानते हैं. बिटवीन इज यूजुअली यूज्ड विद रेफरेंस टू टू पीपल और थिंग्स, यानी दो लोगों या दो चीजों के संदर्भ में इसको यूज किया जाता है बिटवीन को. जैसे फॉर एग्जांपल अलीगढ़ इज बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली. अलीगढ़ जो है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में है. वी हैव टू चूज बिटवीन टू इवल्स, हमें दो बुराइयों के बीच में चुनाव करना है या चुनना है. तो दो के लिए कोई चीज, किसी दो के मध्य में कोई चीज है, सेंटर में कोई चीज, उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं. तो एक तो यह है. दूसरा पॉइंट क्या है बिटवीन के लिए? दूसरा पॉइंट है बिटवीन प्लस मोर देन टू पीपल और थिंग्स. यहां पर सावधान हो जाइए क्योंकि यह पॉइंट कम ही स्टूडेंट्स को पता होता है. तो बिटवीन मोर देन टू पीपल,
हम हमेशा बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि दो के लिए प्रयोग किया जाता है बिटवीन, लेकिन यहाँ पर देखिए बिटवीन प्लस मोर देन टू पीपल, यानी दो से ज्यादा लोगों के लिए भी, लोगों या चीजों के लिए भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों और चीजों के लिए भी किया जाता है, प्लस मोर देन टू पीपल और थिंग्स। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, बिटवीन इज यूज्ड विद रेफरेंस टू मोर देन टू पीपल और थिंग्स व्हेन मॉडिफाइड बाय अ डेफिनेट न्यूमरल। अगर कोई चीज मतलब किसी डेफिनेट न्यूमरल मीन्स 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने कहा 1 पेन 2 पेन्स 3 पेन्स 4 पेन्स 5 पेन्स, तो ये जो 1 2 3 4 5 है ये डेफिनेट न्यूमरल होता है। 6 पेन्स 7 8 9 10 100 200, तो इस तरह से ये डेफिनेट न्यूमरल होता है। तो अगर मतलब पीपल और थिंग्स, जैसे मैंने कहा 10 पीपल 100 पीपल या 100 थिंग्स 20 थिंग्स 25 थिंग्स, तो अगर कोई नाउन किसी डेफिनेट न्यूमरल से मॉडिफाइड है तो उसके साथ बिटवीन प्रयोग किया जा सकता है, या बिटवीन ही प्रयोग किया जाएगा, अमंग प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज 4 सन्स। तो यहां देखिए सन्स नाउन है एंड नाउन से पहले डेफिनेट न्यूमरल 4 आया है, तो इसलिए यहां 4 के आने के कारण इसके साथ बिटवीन वर्ड का या प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, अमंग वगैरह का नहीं। तो इसी तरह से ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज 4 सन्स, तो इस तरह से बिटवीन का प्रयोग या दो से ज्यादा के लिए भी किया जाता है। B point is, next point is, between is also used with reference to more than two when mutual or reciprocal relationship is indicated। जब कोई पारस्परिक कोई संबंध दर्शाया जाता है, कोई पारस्परिक संबंध है, आपस में म्यूचुअल है, आपसी है, रेसिप्रोकल है, म्यूचुअल है मीन्स पारस्परिक है और आपसी है। मैंने आपको दिया और आपने मुझको दिया, या एक ग्रुप ने मतलब इसको दिया उस ग्रुप ने वापस दिया, तो ऐसे इसके लिए इस स्थिति में भी क्या होता है, बिटवीन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। तो यहाँ देखिए एक न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक फ्रेंडशिप भी है उनमें, तो लेकिन बेशक तो आप डेफिनेट न्यूमरल को ही देखते हैं। तो देयर इज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स, तो यहां भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज बिटवीन प्लस नाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज बिटवीन प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। तो यहां पर देखिए कि कई बार हमसे गलती हो जाती है, एंड की जगह हम कुछ और लिखने लगते हैं। तो अगर बिटवीन आया है फिर नाउन आया है तो फिर यह एंड ही आएगा, यह इसमें बताया गया है। एंड इज ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस, सो एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय 2। तो इसलिए इसको 2 से नहीं रिप्लेस किया जा सकता, यानी यहां पर 2 नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं प्लीज सी मी बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, तो यह बिटवीन 4 PM टू 5 PM नहीं कहना चाहिए, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM ही कहना चाहिए। प्लीज सी मी बिटवीन 4 PM एंड 5 PM ऐसे ही कहना चाहिए। प्लीज सी मी, प्लीज मीट मी बिटवीन 7 PM एंड 8 PM, इसी तरह से कहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज अमंग प्लस मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। अब है यहां पर अमंग प्लस मोर देन 2 पीपल और थिंग्स, यानी अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा चीजों या फिर लोगों के साथ। अमंग इज यूजुअली यूज्ड विद रेफरेंस टू मोर देन 2 पीपल और थिंग्स व्हेन अ डेफिनेट नंबर इज नॉट मेंशन्ड। अमंग इज यूजुअली यूज्ड, प्रायः अमंग का प्रयोग किया जाता है with reference to more than 2 people or things, 2 से ज्यादा लोगों या वस्तुओं के संदर्भ में। when a definite number is not mentioned, जब कोई डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया होता है, कोई प्लूरल नाउन है लेकिन उसके साथ कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तब हम उसके साथ अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज हैप्पी टू बी अमंग हर पीपल अगेन, तो अमंग हर पीपल यानी यहां पीपल है यानी कि प्लूरल है। प्लूरल का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन यहां कोई डेफिनेट न्यूमरल नहीं है।
3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कोई डेफिनेट न्यूमरल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया गया है। तो यानी किसी प्लूरल नाउन से पहले अगर कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या डेफिनेट नंबर आता है तो उसके साथ बिटवीन लगता है, लेकिन अगर डेफिनेट नंबर नहीं आता है और प्लूरल नाउन है तो फिर उसके साथ अमंग लगता है। अगर हमें के बीच में, के मध्य में या के बीच में अगर हमें इस अर्थ में कुछ कहना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमें इन शब्द का प्रयोग प्रेपोजिशन का करना है तो इनकी जगह अमंग होगा, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं, ऐसा नहीं है। के बीच में अगर के अर्थ के लिए हमको कोई प्रेपोजिशन लगाना है तो फिर अगर यहाँ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, डेफिनेट नंबर है, तब तो यहाँ पर बिटवीन आएगा, अदरवाइज यहाँ पर अमंग आएगा। ये बात इसमें है। ही लाइक्स टू वर्क अमंग लिटिल चिल्ड्रन, तो यहाँ भी चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ डेफिनेट नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया गया है। कभी कभी पटाखों की आवाज आ सकती है, दिवाली का मौसम चल रहा है। एंड इसके बाद है अमंग प्लस कलेक्टिव नाउन। चूंकि कलेक्टिव नाउन जो होती है वो भी क्या होती है, वो भी प्लूरल का ही एक कलेक्शन होता है। तो अमंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होता है, लेकिन वो होता तो मोर देन 2 पीपल का, ये जब ग्रुप होता है तो वो 2 और 2 से ज्यादा का ही ग्रुप होता है, तो उसके लिए भी अमंग का ही प्रयोग किया जाता है। Among is also used for more than 2 people or things considered as a group। अगर किसी मतलब 2 से ज्यादा लोग या चीज के को मतलब किसी ग्रुप के रूप में जाना जाता है तो उसके लिए भी बेशक वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ अमंग का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द क्लास। तो क्लास क्या है, ये क्लास बच्चों का एक ग्रुप है, इसमें 3 या 3 से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं क्लास में। कभी कभी 15, 16 होते हैं, 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, कभी कभी 40 बच्चे भी होते हैं। तो इन बच्चों के पूरा ये जो है ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप के लिए भी अमंग का ही प्रयोग किया जाता है। शी इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। तो क्राउड ये भी एक मतलब कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन होने के तो ये कलेक्टिव नाउन के रूप में भी क्या है, लोगों का ही ग्रुप है, 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है, इसलिए इसके साथ भी अमंग का प्रयोग होता है। बिटवीन इज नॉट पॉसिबल हियर, जैसा कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि बिटवीन जो है यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो बिटवीन इज नॉट पॉसिबल हियर, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है। बट एंड बट फॉर, नेक्स्ट पॉइंट इज बट एंड बट फॉर। तो बट एंड बट फॉर का क्या अर्थ है, यहाँ पर किस तरह से प्रयोग किया जाता है, देखिए। सबसे पहले देखेंगे बट मीनिंग एक्सेप्ट। बट जिसका अर्थ होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, के बिना। इज अ प्रेपोजिशन, तो ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। इट इज नॉट अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन नहीं है। नन बट हिम कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। अभी देखिए आगे कहीं इसके मीनिंग में आएगा, लेकिन चूंकि पहली बार यहां आया है तो यहीं पर मैं बता देता हूं आपको कि बट का मीनिंग अगर एक्सेप्ट होता है तो वह प्रेपोजिशन होता है, लेकिन अगर बट का मीनिंग कहीं भी कॉन्ट्रास्ट होता है, किंतु परंतु के अर्थ में होता है, लेकिन के अर्थ में होता है, तो लेकिन के अर्थ में जब होता है तब यह कंजंक्शन होता है। लेकिन एक्सेप्ट के अर्थ में होता है, यानी के बिना या के सिवाय के अर्थ में होता है, तब यह प्रेपोजिशन होता है। तो बट मीनिंग एक्सेप्ट इज अ प्रेपोजिशन, इट इज नॉट अ कंजंक्शन। यहां पर यह कंजंक्शन नहीं, इट इज नॉट अ कंजंक्शन मीन्स यहां इस अर्थ में यह कंजंक्शन नहीं है। तो नन बट हिम, यहां भी देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो और नाउन की तो सभी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती है, नाउन तो जैसे सब्जेक्ट लिखा जाता है उसी फॉर्म में वह ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। इसका सब्जेक्ट फॉर्म जो होती है वह ही होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। तो चूंकि बट यहां पर प्रेपोजिशन है, इसलिए बट प्रेपोजिशन होने के कारण बट के बाद जो शब्द प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आना चाहिए, इसलिए यहां ही न लिख करके हिम ही लिखा जाएगा। तो इसका जो वास्तव में सब्जेक्ट है वो नन है, हिम नहीं है। तो नन बट हिम कैन टैकल दिस प्रॉब्लम,
मीन्स नन एक्सेप्ट हिम। यहाँ बट का मीनिंग क्या है, नन एक्सेप्ट हिम कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। यहां नॉट बट ही ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बट ही नहीं लिखा जाएगा, बट हिम ही लिखा जाएगा, क्योंकि अगर बट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो ही लिखा जाएगा, लेकिन यहां ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में इसको हिम ही लिखा जाएगा। एंड नेक्स्ट इज नन बट मी पास्ड द टेस्ट। नन बट मी पास्ड द टेस्ट, तो यहां भी बट के बाद यहां पर आई ना होकर के मी ही आएगा, क्योंकि बट यहां पर प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन होता तो यहां सब्जेक्ट आता, लेकिन ये प्रेपोजिशन है, तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही प्रोनाउन आएगा। और जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट यहां पर नन है, तो नन बट मी पास्ड द टेस्ट, तो यहां आई नहीं आएगा बल्कि मी ही आएगा। और यहां बट का मीनिंग जो है, बट एक तो प्रेपोजिशन और इसका मीनिंग है एक्सेप्ट, मीन्स एक्सेप्ट मी नन पास्ड द टेस्ट, मीन्स नॉट एनीबडी पास्ड द टेस्ट एक्सेप्ट मी। नोट बट इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट इज अ कंजंक्शन। अगर बट से कॉन्ट्रास्ट का इंडिकेशन होता है, यानी भिन्नता का परिचय मिलता है, कोई विरोधाभासी अर्थ का परिचय मिलता है, तब बट का अर्थ कंजंक्शन में होता है। एंड जैसे जॉन इज टॉल बट रोजी इज शॉर्ट, तो यहां पर देखिए बट, यहां पर बट के बाद क्या है, सब्जेक्ट आया रोजी, तो ये क्या है, यहां टॉल और यहां शॉर्ट, दो विरोधाभासी अर्थ बताए गए हैं यहां पर, इसलिए, और ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब यहां पर बट का अर्थ क्या है, अब ये कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो क्वालिटी या गुण होता है या उसकी डेफिनेशन होती है, इक्वल रैंक के शब्दों को या सेंटेंसेस को वह ज्वाइन करता है। तो रोजी इज शॉर्ट ये एक अलग पूरा सेंटेंस है, जॉन इज टॉल ये अलग पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला ये वर्ड यहां पर बट हो रहा है, तो यहां पर ये कंजंक्शन है। तो इसी हिज राइटिंग इज गुड बट नॉट हिज स्पेलिंग, तो यहां भी क्या है, ये दोनों को मीन्स हिज राइटिंग इज गुड बट हिज स्पेलिंग इज नॉट गुड, तो इस अर्थ में ये सेंटेंस यहां पर है, तो यहां पर ये कंजंक्शन है, तो यहां एक्सेप्ट का मीनिंग नहीं है इसमें। एंड नेक्स्ट इज बट फॉर योर कोऑपरेशन, तो सॉरी, बट फॉर मीनिंग विदाउट और एक्सेप्ट फॉर एंड एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव कंडीशन इज अ प्रेपोजिशन, तो जैसे बट है उसी तरह से बट फॉर है। बट फॉर का मतलब क्या है, विदाउट और एक्सेप्ट फॉर, एंड एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव कंडीशन मतलब इसके अलावा नहीं, इज अ प्रेपोजिशन, तो ये इस मीनिंग में बट फॉर भी क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। और इसके बाद भी अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। तो बट फॉर योर कोऑपरेशन, बट फॉर योर कोऑपरेशन का मतलब होता है विदाउट योर कोऑपरेशन, तो बट फॉर का मतलब क्या है, विदाउट या फिर एक्सेप्ट फॉर। तो बट फॉर योर कोऑपरेशन मींस विदाउट योर कोऑपरेशन आई कुडंट हैव अरेंज्ड दिस फंक्शन, मैं इस फंक्शन को नहीं कर सकता था, मतलब इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, इफ यू हैड नॉट कोऑपरेटेड आई कुडंट हैव अरेंज्ड, ये मतलब हुआ। तो यहां पर बट फॉर क्या है, यहां बट फॉर यहां प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, बट फॉर कोऑपरेटेड आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू अरेंज, मतलब आपका कोऑपरेशन नहीं होता तो बिना आपके कोऑपरेशन के पॉसिबल नहीं था, ये मैंने उसी समय आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय। बाय बहुत सारे अर्थों में बाय का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर बाय का क्या अर्थ है, कौन कौन से अर्थों में है। एक तो मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रेवल करने या फिर ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में बाई का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है या ट्रेवल के मीन्स का नाम बताना है, तो फिर उसके लिए मैं उसका नाम बताने से पहले बाई कहूंगा, तब ये माना जाएगा कि मैं उस जो भी जिस चीज का भी नाम ले रहा हूं
मेरे ट्रेवल का वह साधन है। जैसे आई एम गोइंग टू श्रीनगर, मैं श्रीनगर जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं बस तो यहां पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूं बाई बस तो इसका मतलब है कि बस को मैं साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू श्रीनगर यूजिंग बस, और टेकिंग बस एज ट्रांसपोर्ट, और टेकिंग बस और यूजिंग बस एज मीन्स ऑफ ट्रेवल, ऐसे भी हम कह सकते हैं, बाई का मीनिंग लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरे का मतलब यही है कि बस का प्रयोग मैं ट्रेवल के मीन्स के रूप में, ट्रांसपोर्ट के मीन्स के रूप में कर रहा हूं। तो ये कहने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट इज अ पर्सन एज एन एजेंट और डूअर, यानी अगर हमें किसी डूअर का और किसी एजेंट के विषय में कहना है तो भी हम बाई, ये यूजुअली पैसिव वॉइस में ज्यादा होता है, तो भी हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। किसी एजेंट को, किसी पर्सन को एक एजेंट के रूप में, एजेंट मतलब यहां पर इंग्लिश में एजेंट का मतलब दलाल नहीं बल्कि कर्ता होता है, डूअर, तो उसको भी हम एजेंट कहते हैं। शकुंतला वॉज रिटन, यानी शकुंतला जो प्ले था वॉज रिटन बाई कालिदास, तो ये जो कालिदास है ये वास्तव में तो ये राइटर है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को लिखते हैं और वास्तविक सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं तब हम उसके साथ बाई लगाते हैं। उसी अर्थ में यहां पर बाई लगा हुआ है। तो एक अर्थ बाई के लिए, एक प्रयोग यह भी है। तीसरा प्रयोग है एनर्जी दिखाने के लिए, जैसे पावर दिखाने के लिए, नेचुरल फिनोमिनन दिखाने के लिए, मतलब ये नेचर, ऐसे कहिए एनर्जी, पावर और नेचुरल फिनोमिनन एज एन एजेंट और डूअर। एज एन एजेंट और डूअर मतलब एनर्जी सब्जेक्ट का काम कर रही हो, पावर सब्जेक्ट का काम कर रही हो, नेचुरल फिनोमिनन मतलब कोई प्राकृतिक घटना है, वह कोई किसी एजेंट का यानी सब्जेक्ट का काम कर रही हो किसी सेंटेंस में, तो उसके लिए भी हम बाई लगाते हैं। मतलब सेंटेंस में काम कर रहे हो का मतलब है कि सेंटेंस पैसिव हो और इनमें इन्होंने वास्तव में किसी सब्जेक्ट की तरह काम किया हो, तो फिर हम उसके साथ बाई लगाते हैं। जैसे ही वॉज स्ट्रक, ही वॉज स्ट्रक मतलब उसको स्ट्रक किया गया, हिट किया गया। ही वॉज स्ट्रक किसके द्वारा, बाई लाइटनिंग। तो ये जो लाइटनिंग है ये नेचुरल फिनोमिनन है, तो नेचुरल फिनोमिनन को दिखाने के लिए कि ये सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक का सब्जेक्ट कौन है, लाइटनिंग है, तो इसको हमने पैसिव वॉइस में दिखाया है। तो इस तरह से इनको सब्जेक्ट के रूप में दिखाने के लिए इसके साथ हमने बाई लगाया, बाई लाइटनिंग। नेक्स्ट फोर्थ मीनिंग है इसका, पार्ट ऑफ वंस बॉडी और क्लोथ्स, यानी किसी व्यक्ति की बॉडी या फिर क्लोथ्स के पार्ट को व्यक्त करने के लिए भी कि किस हिस्से की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सीज्ड हिम, मैंने उसको पकड़ा, तो किस जगह पर पकड़ा या किस जगह से पकड़ा, तो बाई द कॉलर। बाई द कॉलर मतलब मेरे पकड़ने की जगह उसका कॉलर था, यानी कि मैंने हाथ में कॉलर को पकड़ा, इसी को हम हिंदी में कहते हैं कॉलर से पकड़ा। शी कॉट हर बाई द हेयर, शी कॉट हर बाई द हेयर, तो यहां मतलब उसने उसको पकड़ा, तो उसने उसको कैसे पकड़ा, किस स्वरूप में पकड़ा, शरीर के किस अंग को पकड़ा, तो शी कॉट हर बाई द हेयर मतलब उसने बालों से पकड़ा। तो यहाँ बाई की हिंदी से शब्द हो सकते हैं, उसने उसको बालों से कब पकड़ा, और यहाँ कपड़े के लिए कहा कॉलर से पकड़ा। तो इस तरह से कंधे से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, कमर से पकड़ा। इसके लिए अगर हमको कोई भी प्रेपोजिशन चाहिए तो हम वहां पर से पकड़ा के लिए हम बाई लगा सकते हैं। बाई हेयर तो आया ही है, बाई नोज, बाई ईयर, बाई हैंड, बाई रिस्ट, इस तरह से हम कह सकते हैं। फिफ्थ मीन्स इज, अब जैसे बाई कॉलर है, बाई जैकेट कह सकते हैं, बाई शर्ट कह सकते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग मतलब किसी काम को, किसी की चीज को करने के साधन के रूप में। जैसे बाई प्लस ग्राउंड, बाई प्लस ग्राउंड, बाई प्लस ग्राउंड नहीं होगा, बाई प्लस शी अर्न्स, यहां जीरंड होगा, जीरंड, बाई प्लस जीरंड होगा, ये गलत लिखा हुआ है, GE ये गलत लिखा हुआ है, आई एम सॉरी हियर, बाई प्लस जीरंड होगा यहाँ पे, जीरंड।
बाई प्लस जीरंड मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब बाई प्लस जीरंड होगा। यानी जीरंड अगर हमें लगाना है और ये तो उसके साथ हम बाई लगा करके, हम जीरंड लगा करके कह सकते हैं कि किसी काम को करने का यह साधन है। जैसे शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, तो वह लॉट ऑफ मनी कैसे अर्न करती है, अर्न करने का साधन क्या है, तो साधन क्या है, बाई सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। तो बाई सिंगिंग, बाई रनिंग, बाई प्लेइंग, बाई स्लीपिंग या ऐसा कुछ भी है, बाई रनिंग, बाई फाइटिंग कॉम्पिटिशन, इस तरह से कुछ भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो बाई सिंगिंग फोक सॉन्ग्स, ही अम्यूजेस हिमसेल्फ बाई ड्रॉइंग कार्टून्स। तो यहाँ पर ये मतलब कैसे वो अम्यूज करता है, तो बाई ड्रॉइंग। तो उसका ये जो ड्रॉइंग है ये एक साधन है, सिंगिंग है या एक साधन है। तो इस तरह से साधन व्यक्त करने के लिए भी हम, किसी काम को करने का साधन व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी बाई सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। तो यहाँ बाई का मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहेंगे वह गा करके, फोक सॉन्ग गा करके वह पैसे कमाती है, वह बहुत सारे पैसे गीत गाकर के कमाती है। तो यहाँ का के की के लिए गीत गाकर के कमाती है, तो यहाँ बाई का अर्थ के आ गया, गाकर के कमाती है। इसी तरह से ड्राइंग, कार्टून ड्राइंग करके वह अपने आप को प्रसन्न करता है। ही अब्यूजेस हिमसेल्फ बाई ड्राइंग कार्टून्स। तो वह अपने आप को प्रसन्न करता है। कैसे प्रसन्न करता है, कार्टून्स ड्रॉ करके प्रसन्न करता है। तो इस तरह से यहाँ पर करके, ड्राइंग करके, डिजाइन बना के, तो यहाँ भी के हिंदी इसकी के हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। और के द्वारा ऐसे भी कह सकते हैं। तो साधन को व्यक्त करने के लिए, मैनुअली साधन को व्यक्त करने के लिए, कमाने का साधन क्या है, तो सिंगिंग कहेंगे। तो सिंगिंग के साथ, अब इस मनी और सिंगिंग के बीच में जब कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा तो इनका आपस में रिलेशन ठीक नहीं बन पाएगा, इसलिए बाई सिंगिंग यानी कि गा करके। यहां भी बाई ड्राइंग यानी कि ड्राइंग करके। तो ड्राइंग कर, तो इसका मीनिंग ही हो गया, और के शब्द से तो ड्राइंग करके इस तरह से सेट होता है मीनिंग। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट के साधन के रूप में भी बाई का प्रयोग किया जाता है कि हम हमारा पेमेंट करने का मोड क्या है, यानी तरीका क्या है, मैनर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स हिज सैलरी बाई चेक, ही गेट्स हिज सैलरी बाई चेक। तो यहां पर देखिए, ही गेट्स हिज सैलरी बाई चेक। तो मतलब उसका जो सैलरी है, सैलरी का जो तरीका है, मैनर है, वो किस रूप में उसको सैलरी मिलती है, तो बाई चेक। तो ये जो चेक है वह मोड ऑफ द पेमेंट है, यानी पेमेंट का तरीका है, मैनर है। तो ये मैनर दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। फिर से देख लीजिए, ही गेट्स हिज सैलरी चेक कहेंगे तो फिर ये सैलरी और चेक का आपस में कोई रिलेशन सेट नहीं होगा, रिलेशन सेट नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए सैलरी बाई चेक, यानी कि सैलरी तो वह प्राप्त करता है और सैलरी प्राप्त करने का जो साधन है वह चेक है, ऐसे हम कह सकते हैं। सैलरी यानी चेक के साधन के द्वारा वह सैलरी प्राप्त करता है, चेक के साधन या माध्यम से वह सैलरी प्राप्त करता है। तो यह दिखाने के लिए यह बाई का प्रयोग किया जाता है। नोट, वी मेक पेमेंट इन कैश और काइंड। हम यहाँ ये जो मेक पेमेंट जब हम कहते हैं तो, और ऐसे कहिए कि कैश के लिए हम हमेशा कैन इन यूज करते हैं, कैश के लिए हम बाई यूज नहीं करते हैं। इंग्लिश को किंग ऑफ एक्सेप्शंस कहा जाता है। यहाँ यह भी मैं बात बता दूं, इंग्लिश को किंग ऑफ एक्सेप्शंस कहा जाता है, और इसको ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस हिंदी, उर्दू और सभी भाषाओं में भी होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। उसी बात को हम यह कह जाते हैं कि यह रूल है और इस रूल के द्वारा यह होता है और यह नहीं होता, और उसी के अंदर नीचे लिखा होता है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो इस तरह से रूल होता है, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनको भी महत्व दिया जाता है, और यह भी वजह है एक्सेप्शंस की, ये बाद में बात करेंगे। सेवंथ पॉइंट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बताने या दिखाने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है, और वो मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, जैसे प्राइस है या रेट है, तो इन प्राइस या रेट को दिखाने दर्शाने के लिए भी
बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी बाई बनानाज, तो हम बनानाज हम खरीदते हैं। तो कैसे खरीदते हैं, किस माध्यम से या किस प्रकार से या किस दर से खरीदते हैं, तो बाई द डजन, यानी किस रूप में खरीदते हैं, बाई द डजन। जैसे बहुत सारी चीजें हम किलो के भाव से खरीदते हैं, किलो के रूप में खरीदते हैं, लेकिन हम बनानास कैसे खरीदते हैं, बाई द डजन। इसी तरह से दे आर पेड वेजेस बाई द वीक, वो जो है वीक के द्वारा या वीक के माध्यम से उनको वो पे की जाती है, उनकी वेजेस पे की जाती है। दे आर पेड वेजेस बाय द वीक, तो वो वीक के द्वारा, वीक मतलब पर वीक, बाय द वीक मीन्स पर वीक, मतलब किसी की बाय द मंथ होता है, किसी का कुछ और होता है, बाय द ईयर भी हो सकता है, बाय द 6 मंथ्स भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या, दे आर पेड वेजेस बाय द वीक, मतलब वो वीक के माध्यम से या पर वीक ऐसे कह सकते हैं। नोट, दी इज ऑलवेज यूज्ड विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस तरह की मेजरमेंट के साथ, जैसे दी डजन के साथ दी लगाया है, इसी तरह से वीक के साथ दी लगाया है। और अगर इस तरह की मेजरमेंट में हम ईयर का नाम लेते हैं, मंथ का नाम लेते हैं, तो उनके साथ भी हमको दी लगाना चाहिए। वी बाई बटर बाई द पाउंड, तो यहां पर बाई अ पाउंड नहीं कहेंगे, यहां भी बाई द पाउंड ही कहेंगे। इसी तरह से 8 पॉइंट इज रिजल्ट, यानी रिजल्ट के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। यहां रिजल्ट का मतलब क्या, या मतलब रिजल्ट के अर्थ में इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ। जैसे द पेमेंट वॉज मेड बाई मिस्टेक, तो यहां बाई का मतलब है बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ के अर्थ में यहां पर बाई आता है, तो बाई का मतलब बिकॉज ऑफ भी होता है, ऐसे समझना चाहिए। लेकिन वो परिणाम के अर्थ में, बिकॉज ऑफ मतलब हर जगह नहीं हो जाएगा बाई का अर्थ बिकॉज ऑफ, वो किस में होगा, किसी परिणाम के अर्थ में ही बिकॉज ऑफ होगा। तो द पेमेंट वॉज मेड बिकॉज ऑफ मिस्टेक, तो बिकॉज ऑफ मिस्टेक के लिए बाई मिस्टेक हम कहते हैं। वी कैन अचीव ग्रेट सक्सेस बाई विल पावर, तो बाई विल पावर मीन्स बिकॉज ऑफ विल पावर, मीन्स इफ वी हैव विल पावर वी कैन अचीव ग्रेट सक्सेस। फिर है एक्सटेंट, तो एक्सटेंट मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है एक बाउंड्री, एक बाउंड्री लाइन, उसको हम एक्सटेंट कहते हैं। वेयर वी गेट, मतलब जहां पर हमको कोई परमिशन होती है कि यहां तक आप कर सकते हैं, यहां तक नहीं कर सकते, तो उसको हम एक्सटेंट कहते हैं। तो दे वन द मैच बाई 7 रन्स, यानी जो विक्ट्री या जो जीतने की जो हमारी एक्सटेंट है दैट इज बाई 7 रन्स। तो इसलिए इसके साथ भी इस तरह की एक्सटेंट दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। वी वन द मैच बाई 3 गोल्स टू नील, तो ये जो एक्सटेंट है, विन करने की जो एक्सटेंट है, हद है, वो कितना है, 3 गोल्स है। तो इस तरह से विक्ट्री में हमारी जो जीत है, जीत में हमारी जो एक्सटेंट है, उस एक्सटेंट के लिए भी, मतलब एक्सटेंट दिखाने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, हद दिखाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। प्रोफेशन यानी व्यवसाय दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। शी लिव्स बाई हर पेन, मतलब शी लिव्स बाई हर पेन का मतलब क्या है, शी यूजेस पेन बाई हर, मीन्स शी लिव्स प्रोफेशनली यूजिंग पेन, ऐसे आप कह सकते हैं, यूजिंग हर पेन, यानी कि उसका जो शी लिव्स बाई हर पेन मतलब कि उसका जो प्रोफेशन है, टू लिव, टू रिमेन सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए उसका जो प्रोफेशन है वह पेन है। तो इसको दर्शाने के लिए शी लिव्स बाई हर पेन, यहां हम बाई कहते हैं। अकम्पनीमेंट, जैसे शी वॉज अकम्पनीड ऑन द गिटार बाई एरिक, तो यहां पर हम ये भी क्या है, एक तरह से पैसिव का सब्जेक्ट है। शी वॉज अकम्पनीड, ये दिखाने के लिए कौन किसके साथ अकम्पनी किया गया, तो यह दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। हालांकि पैसिव का सेंटेंस है, तो पैसिव का जब भी कोई सब्जेक्ट बताया जाता है तो वह बाई करके ही बताया जाता है। 12th इज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम ये दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2, तो डिवाइडेड बाई ये भी हालांकि पैसिव वॉइस का ही है, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ ये जो 2 है वह क्या है,
डिवाइड का एक सब्जेक्ट ही है। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, या डिवीजन के दिखाने के लिए कि कितने के द्वारा डिवाइड किया गया है या कितने के द्वारा मल्टीप्लाई किया गया है, ये दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स 15। डायमेंशंस और साइज दिखाने के लिए, डायमेंशंस का मतलब होता है मतलब एक तरफ से अगर हम देखते हैं, एक एंगल से देखते हैं, तो एक बार में हमको कितनी किसी के कितने पक्ष या कितनी साइड्स दिखाई देती हैं, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। या किसी वस्तु के जो मतलब जो फेसेस होते हैं, वो कितने फेस हैं किसी वस्तु के, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशंस और साइज दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस रूम इज 10 फीट बाई 20 फीट, तो ये 10 और 20 क्या है, ये डायमेंशंस हैं। तो इन डायमेंशंस को बाई के द्वारा मतलब एक मल्टीप्लिकेशन के अर्थ में इनको दिखाया गया है। तो इसके लिए 10 फीट इंटू 20 फीट या 10 फीट मल्टीप्लाइड बाई 20 फीट, तो मल्टीप्लाइड के साथ भी हमने बाई लगाया, तो हम मल्टीप्लाइड न कह करके 10 बाई 20 फीट हम कह देते हैं। तो इस अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। देन इज रूट और पैसेज, यानी किस रास्ते से आप जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है वाया और जिसका अर्थ होता है थ्रू। तो ऐसे एक्चुअली वाया का अर्थ क्या होता है, यूजिंग द वे ऑफ सॉरी, वाया की जो मीनिंग होता है वो होता है यूजिंग द वे ऑफ, और थ्रू का भी मतलब यही होता है यूजिंग द वे ऑफ, और थ्रू मतलब यूजिंग या गोइंग मीन्स हाँ यही होता है यूजिंग द वे ऑफ, मतलब किसी चीज के अंदर के होकर के निकल के जाना या किसी रास्ते से होकर के जाना, इन दोनों के लिए ही थ्रू और वाया का प्रयोग होता है। तो वाया और थ्रू के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है पैसेज या रूट बताने के लिए। जैसे ही वेंट टू श्रीनगर बाई जवाहर टनल, तो हम यहाँ तीनों यूज कर सकते हैं। ही वेंट टू श्रीनगर वाया जवाहर टनल ऐसे भी कह सकते हैं, ही वेंट टू श्रीनगर थ्रू जवाहर टनल भी हम कह सकते हैं, एंड ही वेंट टू श्रीनगर बाय द जवाहर टनल, ये तो है ही। इसी तरह से ही गॉट अ प्रमोशन बाय द बैक डोर, मतलब तो बाई का मतलब यहाँ क्या है, थ्रू द बैक डोर या फिर वाया बैक डोर या यूजिंग द बैक डोर। तो यहाँ पर इस अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज थोड़ा सा डिस्टर्ब ये हो जाता है, इसको आप माफ करेंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू के अर्थ में भी अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू क्या, बाई क्लॉक या वॉच, इस तरह से दिखाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू क्लॉक, अकॉर्डिंग टू वॉच कहने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। इट इज जस्ट 9 बाई माई वॉच, बाई माई वॉच मीन्स अकॉर्डिंग टू माई वॉच। तो यहाँ बाई क्लॉक और वॉच के लिए यहाँ बाई का भी प्रयोग करते हो। इस बाई का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार यह कहने के लिए। तो जस्ट 9 बाई माई वॉच यानी मेरी घड़ी के मुताबिक यह इट इज जस्ट 9 बाई माई वॉच। ये यहाँ पर ओह सॉरी मैं कभी कभी गलत कर देता हूं, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। राइट, ओके। तो इट इज जस्ट 9 बाई माई वॉच। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एट द साइड ऑफ। तो बाई का मतलब के बराबर में, के बगल में, ये तो पहले भी आया था। तो एट द साइड ऑफ को भी हम यानी बिसाइड के अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे शी केम एंड सैट बाई हर हस्बैंड, तो शी केम एंड सैट बाई हर हस्बैंड। तो यह बाई का मतलब क्या है, बिसाइड हर हस्बैंड। बिसाइड का मतलब क्या है, बाई द साइड ऑफ हर हस्बैंड। और बाई द साइड ऑफ हर हस्बैंड का मतलब क्या है, अपने हस्बैंड की बगल में। तो यहाँ शी केम, तो यहाँ मतलब इसका प्रयोग इस अर्थ में भी किया जाता है। बाई का प्रयोग बिसाइड के अर्थ में भी किया जाता है, यानी कि के बगल में। बाई हर हस्बैंड, बाई द साइड, बाई रिवर, हम इस तरह से कह सकते हैं। बाई द टेबल यानी टेबल के बगल में।
नेक्स्ट पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू समन्स बर्थ, मैरिटल स्टेटस और प्रोफेशन। हम मतलब प्रोफेशन के द्वारा या प्रोफेशन की दृष्टि से या स्टेटस की, मैरिटल स्टेटस की दृष्टि से या बर्थ की दृष्टि से ऐसे हम कह सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू के का मतलब किसी व्यक्ति के बर्थ की दृष्टि से, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा के स्तर से, या फिर उसके व्यावसायिक स्तर से या व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इटालियन बाई इंडियन बाई बर्थ। इसको हम इंडियन बाई बर्थ न करके इसको हम सीधा सोनिया गांधी जी से हम जोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं शी इज इटालियन, शी इज एन इटालियन, शी इज एन इटालियन बाई बर्थ। तो जो सोनिया जी हैं हमारे देश की बहू, वो क्या है, बाई बर्थ तो क्या है, वो इटालियन हैं, अपने जन्म से क्या है, वो इटालियन हैं। बट शी इज एन इंडियन, अब वो क्या हो गई यहां, शी इज एन, नहीं, आई एम सॉरी, हाउ, यस, एंड इंडियन। सो शी इज एन इंडियन बाई मैरिज, और शादी से वो क्या है, शादीशुदा जिंदगी से क्या है, वो इंडियन है। तो शी इज एन इंडियन बाई मैरिज, यानी शादी के स्तर से या शादी की दृष्टि से वह इंडियन है। एंड शी इज अ पॉलिटिशियन बाई प्रोफेशन, और अपने व्यवसाय से वो क्या है, व्यवसाय से वो राजनीतिज्ञ है। तो इस तरह से व्यवसाय की दृष्टि से, स्टेटस, मैरिटल स्टेटस की दृष्टि से, और ये दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देन 18th पॉइंट इज टाइम, मतलब टाइम को दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जो अर्थ होता है बाई का, वह होता है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले, से पहले का मतलब अर्लियर देन, अर्लियर देन का मतलब होता है नॉट आफ्टर दैट। तो अर्लियर देन मतलब नॉट आफ्टर दैट, ये मतलब होता है। ही कैन फिनिश हिज वर्क बाई 4 PM। तो बाई 4 PM का मतलब है कि बिफोर 4 PM और टिल 4 PM, नॉट आफ्टर 4 PM। तो जब भी हम बाई लगाते हैं तो इसका मतलब है नॉट आफ्टर 4 PM, यह अपने आप में सिद्ध है। इसी तरह से ही ought टू गेट बैक बाई टुमारो। तो बाई टुमारो मतलब नॉट आफ्टर टुमारो, बिफोर टुमारो, टिल टुमारो गेट्स फिनिश्ड, लेकिन आफ्टर टुमारो नहीं। अर्लियर देन टुमारो कह सकते हैं, लेकिन आफ्टर टुमारो नहीं। यही मतलब होता है बाई का, मतलब नॉट आफ्टर दैट टाइम, मेंशन्ड टाइम, जो टाइम मेंशन किया है उसके बाद नहीं। तो इस अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। 7th पॉइंट इज बाय एंड इन और ऑन। बाई का प्रयोग इन, बाय, इन और ऑन का प्रयोग, इसमें एक तरह का कंपैरिजन होगा। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रयोग है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट इज बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट। तो बाय का प्रयोग हम ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के लिए हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए किया जाता है। मतलब सॉरी, यहाँ तीनों का एक तरह का कंपैरिजन है कि बाय, इन और ऑन में क्या अंतर है, इसलिए ये एक साथ यहाँ पर लिखे गए हैं। तो बाई का प्रयोग तो हम किस लिए, ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के मीन्स के लिए यानी साधन के लिए करते हैं। जैसे बाई इज यूज्ड व्हेन अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और कन्वेयंस इज नॉट मॉडिफाइड बाय एन आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब जब बाई हम उस समय प्रयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल के मीन्स में, बाई का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्हेन अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यानी ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम या साधन है, जब वह किसी आर्टिकल के द्वारा या किसी एडजेक्टिव के द्वारा या फिर एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा मॉडिफाइड न किया गया हो, यानी उसके साथ कोई विशेषण न लगा हो, तब तो हम उसके साथ बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रेवल बाई कार। तो यहां पर ये देखिए कि बाई कार इसलिए आया है क्योंकि कार से पहले कोई यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कार शब्द आया है। तो इसलिए जब इस तरह से कोई चीज होती है, किसी यानी किसी
ट्रांसपोर्ट के मीन्स का नाम, जैसे कार है, ट्रेन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है, हवाई जहाज है, जब इनके साथ कोई भी मतलब कोई आर्टिकल नहीं आता है ऐसे कहेंगे तब इसके साथ हम क्या लगाते हैं, तब हम इसके साथ बाई लगाते हैं। ठीक है, लेकिन तो इस तरह से देख लीजिए कि इसका जो है बाई इज यूज्ड व्हेन अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड बाय एन आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज, यानी किसी भी आर्टिकल के द्वारा और एडजेक्टिव के द्वारा यानी विशेषण के द्वारा और किसी एडजेक्टिव क्लॉज यानी पूरा का पूरा सेंटेंस जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, जब ऐसे किसी भी माध्यम के द्वारा इसको किसको ट्रांसपोर्ट मतलब कन्वेयंस जिससे आप जा रहे हैं, जब उसको मॉडिफाई न किया गया हो तभी हम उसके साथ बाई लगाते हैं। जैसा कि कार से पहले न तो कोई आर्टिकल है, न कोई एडजेक्टिव है, न कोई सेंटेंस है, यानी कोई क्लॉज भी नहीं है जो इसको मॉडिफाई करे यानी इसकी विशेषता बताए, तो इसलिए हम यहां पर बाई आया है। ठीक है, और यहां पर इन नहीं आया है बल्कि बाई आया है, यह नोटिस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज इन। अब बाई तो इस तरह से आता है तब बाई आता है। इन इज यूज्ड व्हेन अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मॉडिफाइड बाय एन आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि इन तब आता है जब इस तरह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को किसी आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा मॉडिफाई किया गया हो, यानी जब उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगाया गया हो। सॉरी, शी केम इन हर ओन कार, तो यहां पर देखिए कार है, कार से पहले क्या है, ओन एडजेक्टिव आया है और हर भी आया है। हर क्या है, ये भी पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो हर भी आया है और ओन भी आया है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाया है, इन आया है। अब यहां बाई नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से वी सेट आउट इन अ स्मॉल बोट, तो यहां पर बोट है, बोट ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसको किससे, एक एडजेक्टिव से और उसके साथ ही एक आर्टिकल से इसको मॉडिफाई किया गया है। तो ये जो आर्टिकल्स है इनको भी कभी कभी हम एडजेक्टिव की ही कैटेगरी में रख लेते हैं। ये वास्तव में डिटर्मिनर्स होते हैं और एडजेक्टिव जैसे ही होते हैं, एडजेक्टिव का ही फंक्शन कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब ये कोई आ जाते हैं किसी नाउन से पहले या किसी ट्रांसपोर्ट के मीन्स से पहले, साधन के नाम से पहले, तब हम उसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। तो वी सेट आउट इन अ स्मॉल बोट, तो यहां भी बाई नहीं लगाएंगे। एंड द बस शी वॉज ट्रेवलिंग इन फेल इन टू अ रिवर, तो यहां भी देखिए बस, तो बस को कौन क्या चीज मॉडिफाई कर रही है, शी वॉज ट्रेवलिंग इन, तो यहां बस को ये पूरी की पूरी जो सेंटेंस है शी वॉज ट्रेवलिंग, ये क्या कर रहा है, ये बस को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी बस फेल इनटू अ रिवर, रिवर में कौन सी बस गिर गई, शी वॉज ट्रेवलिंग इन, तो इसलिए यहां भी ट्रेवलिंग के साथ जो प्रेपोजिशन आया है वहां इन आया है, क्योंकि बस को ये शी वॉज ट्रेवलिंग ये क्लॉज है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ये इसको पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रहा है इसलिए, तो इसीलिए यहां भी इन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन विद अ बाइसिकल और साइकिल, और बाइसिकल और साइकिल के साथ क्या यूज किया जाता है, इनकी जगह पर ऑन यूज किया जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन साइकिल नॉट इन, तो यहां पर इन नहीं कहेंगे बल्कि ऑन कहेंगे। इसी तरह से बाई प्लस नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर, बाई प्लस जो नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म। इन प्लस नाउन कैन बी इन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, यानी बाई प्लस नाउन कहेंगे तब तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा, लेकिन अगर इन कहेंगे तो ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे केम बाई कार बस बोट, ठीक है, तो ये दे केम बाई कार बस बोट इसी तरह से लिखा जाएगा, कार्स बसेस और बोट्स नहीं लिखा जाएगा या कहा जाएगा। लेकिन दे केम इन अ बिग बस, तो दे केम इन अ बिग बस, नॉट बाई यहां बाई नहीं आएगा। दे केम बाई कार बस, हाँ दे केम बाई इन अ बिग बस, ठीक है। दे केम इन सेवरल बिग बसेस, तो यहां पर यह जब हम
इन लगाते हैं तो यहां पर क्या कहा गया, इन प्लस नाउन कैन बी इन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर में भी हो सकता है और ये प्लूरल में भी हो सकता है। तो दे केम इन अ बिग बस, यानी यहां पर सिंगुलर, और दे केम इन सेवरल बिग बसेस, तो ये क्या है यहाँ प्लूरल। तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन बाई के बाद जो नाउन आएगा वह केवल और केवल सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट, ऑन इज यूज्ड विद फुट और हॉर्स बैक और पोनी। पोनी के लिए भी और फुट के लिए और हॉर्स के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं विदाउट ए और दी। इसमें कि ए और दी नहीं लगाते। ही केम हियर ऑन फुट या ही केम हियर ऑन हॉर्स बैक, या इस तरह से कहते हैं। यहां भी ऑन द हॉर्स बैक यहां नहीं कहते, वी केम हियर ऑन फुट या फिर वी ही केम हियर ऑन हॉर्स बैक, इसी तरह से कहते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन इज यूज्ड विद अ लार्ज पब्लिक व्हीकल। लार्ज पब्लिक व्हीकल के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी कि कोई बड़ा व्हीकल होता है और वो ट्रेवल के मीन्स के यानी साधन के रूप में यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दे आर नाउ ऑन द प्लेन टू जापान। वो जो है जापान के रास्ते में है, यानी जो प्लेन जापान जा रहा है उस प्लेन पर है। दे मेट ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। वो जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में मिले थे। हिंदी में तो यही कहेंगे मैं मिले थे, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए ऑन लगाते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, ये मेरे ख्याल से पॉइंट आगे आ जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखेंगे जब हम इस तरह से बड़े व्हीकल्स के लिए लगाते हैं तो इस ऑन का मतलब जब होता है, जैसे यहाँ टू जापान कहा गया है, तो यहाँ टू जापान क्यों कहा गया है, इसका मतलब है कि ये जहाज यात्रा में है, यानी कि यह जहाज ऑन हमेशा स्पीड को दिखाता है। तो जब हम इस तरह से कहते हैं ऑन द प्लेन टू जापान, तो ऑन द प्लेन टू जापान का मतलब है प्लेन इन द एयर। प्लेन इन द एयर, जो कि हवा में जा रहा था। जापान बेशक जा रहा था लेकिन था कहाँ, एयर, यानी कि अपनी गति में था हुआ। ऑन हमेशा स्पीड को, गति को दिखाता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। दे आर नाउ, अगर खड़ा हुआ है जहाज तब तब तो दे आर इन द प्लेन इसी तरह से कहेंगे, लेकिन अगर जहाज स्पीड में है तो दे आर नाउ ऑन द प्लेन टू जापान, तब हम इस तरह से कहेंगे। इसी तरह दे मेट ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, तो ये मेट का मतलब क्या है कि ट्रेन स्पीड में है, चल रही है, चलते चलते ट्रेन चल रही थी, हम घूम रहे थे ट्रेन में, वहीं हमारी मुलाकात हो गई। इस विषय को भी ध्यान में रखने के लायक यह विषय है। नेक्स्ट इज वी आर मूविंग टू द टॉप पॉइंट एंड ये चूंकि एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो रहा है वीडियो, इसको आप थोड़ा सा टॉलरेट करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है? ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है होल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के पूरे पीरियड के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पूरे पीरियड का मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक के लिए हम यूज करते हैं पीरियड शब्द। तो पीरियड शब्द के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे आई स्टेड इन सोलन, मैं सोलन में रुका था। कब रुका था? ड्यूरिंग द विंटर। तो ड्यूरिंग द विंटर का मतलब क्या है? जब विंटर शुरू हुई तब से लेकर के और जब विंटर खत्म हुई तब तक, या उस कालखंड में, उस कालखंड। तो हिंदी में हम ड्यूरिंग के लिए के दौरान हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, के दौरान। आई स्टेड इन सोलन, मैं सोलन में रुका था ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि सर्दियों के दौरान या सर्दियों के दरमियान, ऐसे भी हम कहते हैं। दरमियान शब्द का अर्थ दौरान ही होता होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं दरमियान एक प्रचलित शब्द है, दरमियान दौरान के लिए ही शायद बोलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। तो दौरान, ड्यूरिंग द विंटर यानी के दौरान।
विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी पीरियड के अंदर के लिए भी हम जो टाइम पीरियड हमने बताया है, मेंशन किया गया है, उसके अंदर ही अंदर कोई काम हो गया, इसके लिए भी हम ड्यूरिंग वर्ड का यूज करते हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन ड्यूरिंग हिज करियर एज द डायरेक्टर, मतलब जब तक वह डायरेक्टर के रूप में था, तब उस ड्यूरेशन के दौरान, यानी कि उस कार्यकाल के दौरान, ही हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, मतलब बहुत सारा विरोध उसने फेस किया था, या बहुत सारा विरोध उसने झेला था, उसके सामने बहुत सारा विरोध था। तो ये ड्यूरिंग हिज करियर मतलब जब वह डायरेक्टर बना तब से लेकर के जब तक वह डायरेक्टर की पोस्ट पर था तब तक, इसके लिए हम ड्यूरिंग, इसको भी हम क्या कहेंगे, अपने कार्यकाल के दौरान या अपना करियर के दौरान, इस तरह से। थर्ड पॉइंट इज एट अ पर्टिकुलर टाइम मेंशन्ड, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम है जो बताया गया है, तो उसके लिए भी हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। रॉबर्स ब्रोक इनटू हर हाउस ड्यूरिंग द स्मॉल आवर्स ऑफ द नाइट, तो नाइट के कुछ स्मॉल आवर्स थे, उन नाइट के स्मॉल आवर्स के दौरान उन्होंने उसके घर में ताला तोड़ दिया और घुस गए। तो के दौरान यानी कि समय के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग, और उसका अर्थ होता है के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट इज, नाइन्थ पॉइंट इज, और यहीं पर ये इसी के लास्ट में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लेंथी हो रहा है वीडियो, लेकिन चूंकि पूरी एक्सरसाइज के लिए है इसलिए हमें इसको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर, तो फॉर का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है? एक तो पर्पस मतलब उद्देश्य, प्रयोजन, और बेनिफिशियरी मतलब जो लोग फायदा कौन उठाने वाला है उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। तो ये प्रयोजन दिखाने के लिए या बेनिफिशियरी दिखाने के लिए, कौन फायदा उठाने वाला है उसका नाम बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, तो यह हिंदी में फॉर का जो मीनिंग हम लगाते हैं हम लोग इस अर्थ में होता है के लिए। तो दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, यहां पर दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए। नोट, फॉर इंडिकेटिंग पर्पस इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्पस दिखाने के लिए फॉर का प्रयोग, इंडिकेटिंग पर्पस प्रयोजन दिखाने के लिए या उद्देश्य दिखाने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट एन एंगेजमेंट रिंग, उसने एक एंगेजमेंट रिंग खरीदी, किस लिए खरीदी? फॉर हर। तो ये जो हर है ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी फॉर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसका भी मीनिंग क्या है? फॉर हर यानी उसके लिए। ही बॉट एन एंगेजमेंट रिंग फॉर हर, उसने उसके लिए एक एंगेजमेंट रिंग खरीदी। तो के लिए शब्द जब भी आपको लगाना है तो वहां पर हम फॉर लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो पढ़ने के लिए बैठा ही, तो वहां तो उसका ही सैट टू रीड, वहां पर तो उसका मतलब यही होगा। लेकिन जैसे मतलब हमने कहा कि पानी के लिए तो फॉर वाटर, इस तरह से हम मतलब के लिए के साथ नाउन आना जरूरी है। अब पढ़ने के लिए, जाने के लिए, बैठने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए नहीं। यहां पर जो लिए के बाद जो भी शब्द या लिए से पहले जो शब्द आ रहे हैं वो सभी वर्ब हैं, तो वर्ब्स के साथ बोलेंगे तब तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला यानी इन्फिनेटिव वाला प्रोग्राम या फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हमने कोई पेन के लिए, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, तो फॉर लैपटॉप, फॉर मोबाइल, फॉर पेन, फॉर रूम, फॉर टेबल, फॉर लाइट, तो हम इसी तरह से यूज करते हैं। ही बॉट एन एंगेजमेंट रिंग फॉर अस, इसी तरह शी मेड कॉफी फॉर अस, हमारे लिए उसने कॉफी बनाई। तो इस तरह से अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि प्रयोजन दिखा रहे हैं कि कॉफी का जो प्रयोजन था वो किसके लिए था? तो अस के लिए था, इसलिए हम इसके साथ फॉर लगा रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज, फंक्शन के अर्थ में भी फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी वॉट दिस गैजेट फॉर, यानी कि इस गैजेट का फंक्शन क्या है। व्हाट इज दिस गैजेट फॉर मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गैजेट, यानी इस गैजेट का फंक्शन क्या है। लेकिन हिंदी में कहेंगे वॉट दिस गैजेट फॉर, यानी यह गैजेट किस लिए है। व्हाट का मतलब किस और फॉर का मतलब लिए, तो वॉट दिस गैजेट फॉर, यह गैजेट किस लिए है। इट्स अ मशीन फॉर वॉशिंग, तो यह मतलब इट्स अ मशीन एंड इट्स फंक्शन इज वॉशिंग, या तो ऐसे कह सकते हैं
यानी ये मशीन है जिसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है वॉशिंग क्लोथ्स, या हम हिंदी में कहेंगे तो इसका मशीन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कपड़े धुलने के लिए यह मशीन है। डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, हमें कहाँ पहुंचना है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या चीज को कहाँ पहुंचना है, किसी पक्षी या जानवर को कहाँ पहुंचना है, उसका गंतव्य दिखाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ ट्रेन फॉर झांसी, यानी यह ट्रेन झांसी के लिए है, तो दिस इज अ ट्रेन फॉर झांसी, यानी कहाँ जा रही है, झांसी। तो झांसी क्या है, डेस्टिनेशन है, यानी कि गंतव्य है। तो इसलिए उस गंतव्य को दिखाने के लिए, यानी द डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रेन इज झांसी, ये कहने के लिए हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं, दिस इज अ ट्रेन फॉर झांसी। इसी तरह से दे आर पैसेंजर्स फॉर पुणे, यानी ये जो पैसेंजर्स हैं ये पुणे के पैसेंजर्स हैं, या पुणे के लिए तो नहीं कहते, कहते पुणे के पैसेंजर है, पूना के पैसेंजर्स हैं, लेकिन तो हिंदी में पूना के शब्द कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए फॉर पुणे लगाते। तो दीज आर द पैसेंजर्स फॉर आगरा, ऐसे हम कह सकते हैं, दीज आर द पैसेंजर्स फॉर दिल्ली। फोर्थ इज प्राइस को बताने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बॉट दिस साड़ी फॉर ₹725, यानी यहाँ 725 रुपए में साड़ी खरीदी। तो हिंदी में तो हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मैं के लिए हम यहाँ पर हालांकि इन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन किसी परिस्थिति के लिए काम करता है, तो यहाँ फॉर का भी प्रयोग हम करते हैं। तो आई बॉट दिस साड़ी फॉर ₹725, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉर का ही करेंगे और किसी का नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फॉर का भी करते हैं। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बदलना, किसी चीज को किसी चीज से बदलने को हम एक्सचेंज कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ही एक्सचेंज्ड हिज ओल्ड साइकिल, उसने अपनी ओल्ड साइकिल बदल ली। तो किस लिए बदल ली, किस चीज से बदल ली, फॉर अ न्यू वन, यानी कि उसने नई ले ली और पुरानी दे दी। तो ही एक्सचेंज्ड हिज ओल्ड साइकिल, उसने अपनी पुरानी साइकिल बदल ली। किस लिए बदल ली, फॉर अ न्यू वन, नई साइकिल के लिए उसने अपनी पुरानी साइकिल बदल ली। तो के लिए या के बदले में, पुरानी साइकिल के नई साइकिल के बदले में उसने पुरानी साइकिल बदल ली। तो एक्सचेंज के लिए जब कहेंगे तो के बदले में भी हम कह सकते हैं एक्सचेंज के मीनिंग में। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज चॉइस या प्रेफरेंस और लाइकिंग दिखाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। शी हैज अ टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक का टेस्ट है, तो इसके लिए भी हम, यानी कि उसकी एक चॉइस है, तो दिखाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ही हैज अ लाइकिंग फॉर टेस्टी डिशेज, तो यहाँ भी फॉर टेस्टी डिशेज मतलब टेस्टी डिशेज के लिए उसके पास लाइकिंग है, तो इसके लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सेवंथ इज सपोर्ट, मतलब ऑपोजिट ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट के ऑपोजिट दिखाने के लिए भी, मतलब सपोर्ट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, ऑपोजिट ऑफ अगेंस्ट के मीनिंग में, यानी अगेंस्ट के ऑपोजिट के मीनिंग में हम दिखाते हैं, यानी सपोर्ट के लिए। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज फॉर अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, तो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज फॉर ए न्यू फॉरेन पॉलिसी, तो मतलब ये उसका विरोध कर रहे हैं। ऑपोजिट ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट के ऑपोजिट है, तो यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज फॉर अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, मतलब वो सपोर्ट करते हैं न्यू फॉरेन पॉलिसी के लिए। दे आर वर्किंग फॉर द कंसेंसस कैंडिडेट, वे जो है कंसेंसस कैंडिडेट, मतलब यहाँ ये कह जरूर सपोर्ट रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या है, के लिए ही इसका अर्थ है। दे आर वर्किंग फॉर द कंसेंसस कैंडिडेट, मतलब कंसेंसस कैंडिडेट मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जिस पर जो भी पक्ष हैं उन सबकी सहमति हो, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए वे काम कर रहे हैं। तो फॉर का मतलब के लिए। कॉज, कॉज मतलब यहाँ कॉज दिखाने के लिए भी फॉर का यूज किया जाता है, तो कॉज मतलब बिकॉज, कॉज मतलब बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ दिखाने के लिए भी बिकॉज ऑफ के अर्थ में भी फॉर का यूज किया जाता है। ये तो हम कंजंक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, लगभग उसी तरह से यूज किया जाता है, लेकिन कंजंक्शन में जोड़ता है और प्रेपोजिशंस में ये किसी नाउन के साथ आता है। तो दे आर डांसिंग, क्यों डांसिंग, फॉर जॉय, तो खुशी के लिए डांस कर रहे हैं, तो खुशी के लिए डांस कर रहे हैं मीन्स दे आर डांसिंग बिकॉज ऑफ जॉय, मीन्स बिकॉज दे आर हैप्पी, बिकॉज दे आर एंजॉय, देयरफॉर दे आर डांसिंग। केरला इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी,
तो केरला इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज इट्स हॉस्पिटैलिटी इज फेमस, देयरफॉर केरला इज फेमस। तो यहां भी हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य भाव के लिए केरला प्रसिद्ध है। इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और अब्रीविएशन ऑफ समथिंग दिखाने के लिए, यानी कोई चीज किसी चीज की रिप्रेजेंटेटिव है, या कोई व्यक्ति किसी का रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर किसी चीज का कोई, किसी वर्ड का कोई अब्रीविएशन है, तो वह दिखाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज स्पीकिंग फॉर हिज कंट्री, वह अपने कंट्री के लिए बोल रहा है, मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री। तो ही इज स्पीकिंग फॉर हिज कंट्री का मतलब है बाई स्पीकिंग ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, ये हम कहना चाहते हैं। तो ही इज स्पीकिंग फॉर हिज कंट्री यानी वो अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेशन में कह रहा है। इसी तरह से नॉट फॉर हिमसेल्फ, व्हाट डज CRY स्टैंड फॉर, यानी CRY मीन्स ये जो इसका अब्रीविएशन है, CRY का ये जो अब्रीविएशन है CRY, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो व्हाट डज CRY स्टैंड फॉर? कंसेशन यानी कि इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, यानी कि इन स्पाइट ऑफ, फॉर ऑल हिज वेल्थ मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वेल्थ। फॉर ऑल हिज वेल्थ मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वेल्थ, अपना यानी पूरा धन होते हुए भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इस अर्थ में भी यानी कंसेशन इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद भी, इस अर्थ में भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। देन इज फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशंस रजनी फेयर्ड पोअरली एट द इंटरव्यू। तो यहां फॉर ऑल प्लस नाउन इज यूज्ड इन दिस कंस्ट्रक्शन। फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशंस, मतलब इतनी सारी क्वालिफिकेशंस होते हुए भी रजनी फेयर्ड पोअरली, उसने बहुत ही बुरी तरह से काम किया एट द इंटरव्यू, मतलब उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया इंटरव्यू में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस दिखाने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। शी वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर्स एवरी डे। तो ये मतलब डिस्टेंस दिखाने के लिए भी शी वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, शी वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर्स, शी वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर्स। इस तरह से ही गोज फॉर 10 किलोमीटर्स, ही वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर्स डेली इन मॉर्निंग, इस तरह से कहा जा सकता है। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। इस आज के वीडियो में यहीं तक था। अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज 4 के लिए अगला वीडियो जल्दी बनेगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।